ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम कुमार एक बार पुनः राजनीति शास्त्र के कक्षा में उपस्थित हूं और अध्याय है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष और इसका भाग 2 का वीडियो क्लासेस हम लोग लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोग भाग 1 में पढ़ चुके थे कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्यों ज़रूरी है और लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का क्या महत्व है। इसके तहत हमने देश में आपातकाल की स्थिति 1970 के दशक के घटनाओं की चर्चा किया था और जिसमें चर्चा किया था संपूर्ण क्रांति की, जो बिहार से हुए छात्र आंदोलन था। और हमने देखा था कि किस तरह से एक छोटी सी आंदोलन जो है जनता के द्वारा किया गया था, वो क्या है पूरे देश में व्यापक रूप से फैला और किस तरह से एक लोकप्रिय सरकार को भी शासन सत्ता गंवाना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि जब भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजशाही और तानाशाही शासन व्यवस्था से अलग सरकारें जब मनमानी करने लगती है तो जनता सड़कों पर होती है और सरकार को सत्ता गंवाना पड़ता है। तो ये तो था एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन था, चूँकि हम छात्र आंदोलन की बात करेंगे तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है देश में कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर भी आंदोलन होते हैं। यदि आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय मुद्दा है, नागालैंड और मिजोरम के क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर भारत से अलग होने की मांग और आंदोलन बराबर सुर्खियों में रहता है और इस तरह के आंदोलन चलते रहते हैं। इसका उनका एक अपना है। अगर आप भाषा के आधार पर देखेंगे तो इसमें भी आज़ादी के बाद कई जगह आंदोलन हुआ, जिसमें तमिलनाडु में जो है भाषा को लेकर के जो आंदोलन हुआ था वो बहुत ज़्यादा चर्चित है और उल्लेखनीय है, क्योंकि वहाँ पे जो आंदोलन हुआ था वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में हुआ था। क्योंकि तमिलनाडु में आप जानते हैं कि वहाँ के लोग तमिल भाषा ज़्यादा बोलते हैं या इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तो वो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बिल्कुल विरोध में था। इसी तरह से क्षेत्रीय आधार पर आप देखेंगे जब जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास भारत में होता चला गया तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये क्षेत्रीय मांगों के आधार पर आंदोलन चला और बाद में सरकारों को इसे अलग करना पड़ा, अलग स्टेट बनाना पड़ा। हरियाणा को पंजाब से अलग करना पड़ा, यानी कि पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया गया और हरियाणा को अलग स्टेट बनाया गया। ये भी भाषा के आधार पर ही हुआ था। तो इस तरह से कई क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर जन समर्थन बनता है और जन समर्थन के बल पर जो है जन संघर्ष चलता है और सरकारें बाद में झुक करके उनकी मांगों को मान लेते हैं। इसी तरह के कुछ जन संघर्ष के बारे में जिसमें सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल या राजनीतिक समुदाय या संगठन का हिस्सेदारी नहीं होता है और जनता स्वयं इस तरह के संघर्ष में भागीदार होते हैं, डायरेक्ट रूप से भागीदार होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे चिपको आंदोलन की। क्या है चिपको आंदोलन? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन शुरू हुआ था उस समय, जिस समय शुरू हुआ था उस समय वो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अभी जो है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, तत्कालीन यूपी लिख देते हैं, यूपी में शुरू हुआ था। और इसका एक क्षेत्र था गढ़वाल जिला, और गढ़वाल जिला के 2-3 गांव थे, वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। क्या हुआ कि ये जो उत्तराखंड का ये गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है जहाँ से ये आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसमें क्या हुआ कि आदिवासी लोग रहते हैं और जंगलों में आदिवासियों को खेती करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सरकार से, यानी कि वन विभाग से, हम लोग भूगोल में पढ़ चुके हैं कि बहुत वनों को प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है और उस पर सरकार का क्या क्या नियंत्रण होता है। कोई बिना सरकार के अनुमति के वो नहीं कर सकता है, वनों को काट नहीं सकता है। तो उन्होंने सरकार से, ये जो आदिवासी थे, ये सरकार से अनुमति मांगा कि अंगू का एक पेड़ था तो उसको काट करके और कृषि योग्य सामग्री बनाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, अनुमति मांगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, इनको अनुमति नहीं दिया। इनको लगा कि अरे ये ऐसे ही है, छोड़ो, इसको क्या अनुमति दे। इसके बदले में सरकार ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद
एक स्थानीय एक बाहरी ठेकेदार जो था उसको खेल सामग्री बनाने और व्यवसाय करने के लिए वो जिस भाग में वन थे वो ज़मीन दे दिया ठेका प्रथा पर, और ठेकेदार आकर के वृक्षों की कटाई करने लगे। बस यही बात था, उस गांव के लोगों को, उस ग्रामीण लोगों को चुभ सी गई कि ये जो है हमारे क्षेत्र का चीज़ वस्तु और हमको इस पर अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन बाहरी लोगों को दे दिया गया। इस बात का उस वहाँ के गांव वालों ने ज़ोरदार विरोध किया और पेड़ों को काटने से रोकने के लिए, जब चूँकि वो बहुत गरीब लोग थे तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, ऑब्वियसली नहीं कोई सुनता है, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ों में चिपक करके ऐसे करके पेड़ को पकड़ लेते थे 2-4 लोग और कहते थे कि पहले हमको काटो और तब पेड़ काटना, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए। तो इसीलिए वो इस आंदोलन का नाम पड़ गया चिपकू आंदोलन, क्योंकि ये लोग पेड़ में चिपक जाते थे पेड़ों को बचाने के लिए ठेकेदारों की कटाई के द्वारा। तो ये आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन का जो मूल टैगलाइन था, ये था, उद्देश्य जो था ये था कि पेड़ों को बचाना है, और इन्होंने एक नारा दिया कि जल जल जंगल और ज़मीन पर क्या होना चाहिए, जल जंगल और ज़मीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है स्थानीय लोगों का, हम आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, किसी बाहरी लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हुआ कि ये जो 2-3 गांव से शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैला, पूरे ज़िला में फैला और व्यापक आंदोलन हो गया। धीरे धीरे इससे जो पर्यावरणविद थे, जो विद्वान थे, पर्यावरण के जानकार थे, वो लोग भी पारिस्थितिकी तंत्र की दुहाई दे करके इनका सपोर्ट करने लग गया। ठीक है, इस आंदोलन में एक नया ऊर्जा तब उत्पन्न हुआ जब इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब आप देख लीजिए, कोई भी आंदोलन जब चलता है तो उसमें कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ जो मूल उद्देश्य था ये तो था कि उनको पेड़ काटने की अनुमति नहीं दिया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन दूसरा उद्देश्य जो महिलाओं का इसके जुड़ने के साथ था, वो एक और अलग सा उदाहरण था, एक अलग सा एग्जाम्पल था। महिलाएं इससे क्यों जुड़ी? महिलाएं इसलिए जुड़ी कि ये जो ठेकेदार आया था ना, ये स्थानीय लोगों को मजदूर के रूप में रखता था और उनको पैसे के बदले, मजदूरी देने के बदले मजदूरी बहुत कम देता था और शराब की आपूर्ति करते थे। तो आप जानते हैं कि आप गांव घर में अगर रहे होंगे तो आप देखते हैं कि जब भी मजदूरी कराते हैं तो पैसे भले ही कम दें, लेकिन उनको शराब वराब पिला दें तो वो ज़्यादा मन लगा कर काम करता है। ठीक इसी तरह से वो ठेकेदार ने क्या किया, इनको शराब की आपूर्ति करने लग गए। और इससे क्या हो गया, जितने भी पुरुष मजदूर थे ना, वो, क्योंकि ज़्यादातर शराब पुरुष ही मजदूर वर्ग में पीते हैं, हाई क्लास में लोग महिला वगैरह भी पीते हैं, तो क्या हुआ कि इन सभी शराबी हो गए और घरों की आर्थिक स्थिति जो है, सभी आदिवासियों के घरों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इससे क्या हुआ, महिलाओं में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ इस ठेकेदारों के प्रति, और उन्होंने इसीलिए इस आंदोलन में एक नया सा ऊर्जा भर दिया और व्यापक तौर पर ये ठेकेदारों का, ये जो बाहर से ठेकेदार आए थे पेड़ों को काटने के लिए, इसका क्या किया, विरोध किया, है ना। ये पेड़ है तो इसका विरोध किया। इसमें लोग चिपक करके जो है महिलाएं घेर लेती थी पेड़ों को, ताकि किसी तरह से पेड़ कटना बंद हो जाए और ठेकेदार यहाँ से चला जाए, ताकि वहाँ के जो पुरुष है उनको शराब से छुटकारा मिल जाए। इसके बाद एक और मांग उठा यहाँ पे, एक और उद्देश्य इससे जुड़ते चले गए, वो था कि ये जो वन विभाग है ना, वन विभाग में जो स्थानीय कर्मचारी है, स्थानीय जो मजदूर है, स्थानीय जो मजदूर है इसको, या भूमिहीन जो मजदूर है इसको जो है न्यूनतम वेतन का गारंटी देना पड़ेगा। जैसे मजदूरी होता है ना, तो मजदूरी में क्या होता है कि एक दिन अगर आप काम किए, आज काम किए तो आज पैसा मिलेगा, कल काम नहीं मिला तो कल पैसा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने मांग किया कि ये जो हमारा शोषण हो रहा है, इससे अच्छा है कि हम जो वन विभाग में डेली काम करते हैं सरकारों का के लिए, तो हमको जो है न्यूनतम मजदूरी, एक फिक्स मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी का मतलब कम से कम नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ कम से कम इतना, जैसे न्यूनतम मजदूरी 200 रुपया फिक्स हो गया डेली, तो कम से कम इतना रुपया तो मिलना ही चाहिए किसी भी हालात में, ठीक है। और ज़्यादा काम होगा तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये भी कहा गया कि स्थानीय मजदूर को जो है, जो वन विभाग में कर्मचारी है या मजदूर है, इनको का न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए।
तो इस तरह से कई सारे उद्देश्य इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए और लोगों की संख्या व्यापक होती चली गई। धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप ले चुका था और अंततः सरकार को इस आंदोलन के पीछे झुकना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का कितना महत्व होता है। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का ही महत्व होता है, क्योंकि सरकार लोगों से ही बनता है, तो स्वाभाविक है सरकार झुका और इस क्षेत्र में 15 सालों के लिए वृक्षों की कटाई पर क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन के आप प्रारूप देखेंगे तो इसमें कहीं से कोई बड़ा सा राजनीतिक दल इस आंदोलन के पीछे नहीं खड़ा था या राजनीतिक संगठन इस आंदोलन के पीछे नहीं खड़ा हुआ। लेकिन फिर भी ये जो एक जन आंदोलन था, जनता ने शुरू किया था और वही जो है और सफलता मिली उनको। एक बात और बता दो कि ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, जब भी चिपको आंदोलन की बात होगी तो सुंदरलाल बहुगुणा के का चर्चा आएगा। सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक व्यक्ति थे, जो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक व्यक्ति थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे। कोई तो नेता होना चाहिए ना आगे बढ़ करके आवाज़ रखने के लिए मीडिया के सामने वगैरह। तो सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। हालांकि इसमें शामिल बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए महिलाओं की भूमिका थी। ठीक है, तो इस तरह से आंदोलन को सफलता मिली और हम देख रहे हैं कि ये 15 सालों के लिए इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर बैन लगा दिया गया। और इसी आंदोलन के बाद, जन आंदोलन के बाद कई क्षेत्रों में जो है ये आंदोलन का प्रतीक बन गया कि लोग देखने लगे कि वहाँ भी आंदोलन हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा, तो हम भी इस बुराई जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, उसके लिए सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। तो उदाहरण बन गया एक, जैसे कि आपके यहाँ कोई टॉप कर जाता है तो आप देखने लगते हैं कि अच्छा वो तो टॉप कर गया तो हम भी इतना मेहनत करेंगे तो हम भी टॉप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये उसके बाद देश में कई सारा आंदोलन जो है शुरू हो गया था। 1970 और 80 के दशक में जब हम आगे बात कर रहे हैं तो 1970 और 80 के दशक में क्या हुआ कि हम लोग जब पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे आपातकाल का, और जब चर्चा कर रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी। तो लोगों को ऐसा लगा कि राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनी थी और वो सरकार भी 3 साल तक नहीं टिक पाई। यानी कि 77 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 80 में फिर से सरकार गिर गई, क्योंकि बहुमत जो था, बहुमत 543 सीट होता ना, 542 था उस समय शायद, और 330 सीटें मिली थी इसको, जनता पार्टी को, है ना, जनता पार्टी को। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 3 साल तक जाते जाते ये जो प्रधानमंत्री पद को लेकर के हुआ ना, मोरारजी देसाई और अन्य लोगों में आपस में ही झगड़ा होने लगा और लोग इसमें, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी, तो आपसी हितों को लेकर के लोग क्या किया, इसमें से समर्थन वापस लेने लगे। और अंततः चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जानते हैं कि सरकार कितने पर बनती है, इसका आधा से 1 सीट अधिक चाहिए हमको, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो 271 के आसपास, 272 प्लस 1, 272 सीट यहाँ 272 सीट जिसके पास होगा वही सरकार बनाएगा। अब मान लीजिए इसमें से 2-3 पार्टियां अपना जो है जितना भी उसके पास सांसद थे वो खींच लिया, तो सरकार गिर गई और फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। लोगों को लगा कि नहीं, इस देश में कांग्रेस ही कुछ कर सकती है, ये लोग तो 3 साल भी सरकार नहीं चला पाए। तो लोगों को राजनीतिक दल से विश्वास उठ गया और ऐसे समय में जो किसी भी काम के लिए या किसी भी शोषण के लिए जब आवाज़ उठना शुरू हुआ, तो एक गैर राजनीतिक संगठन, लोगों को लगा कि ये राजनीतिक दल वगैरह क्या है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक दल उसके पीछे कहीं ना कहीं होता है ना। तभी जाके बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अपने विचारों को लेकर के लोगों, जब सरकार में होता है तो कुर्सी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम जनता के कितने करीब से करीब जा सके, उनकी समस्याओं को उठा सके, तो इसीलिए जो है वो करते हैं। लेकिन इस दशक में जो है राजनीतिक दलों की स्थिति ऐसी हो गई थी, चूँकि कांग्रेस को लोग नकार चुका था और जिसको वोट दिया वो भी सरकार नहीं चला पा रहे थे, तो राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास उठ गया था। तो इन्हीं सबसे प्रभावित होकर के
स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनने लग गए। और स्वतंत्र राजनीतिक संगठन के माध्यम से मतलब राजनीति में डायरेक्ट रूप से वो लोग चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, आवाज़ उठाते थे, लड़ते थे। इसी स्वतंत्र राजनीतिक संगठन में एक संगठन जो 1971 के आसपास बना था वो था दलित पैंथर्स। क्या था? दलित पैंथर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। अब ये दलित पैंथर्स क्या है, इस संगठन कैसे बना, कहाँ से आया, तो ये डिटेल्स में बताते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिए, और उस संविधान बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। तो ऑब्वियसली उसमें भीमराव अंबेडकर लीड कर रहे थे, तो उनका योगदान थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है और उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने मौलिक अधिकार में इस बात का घोषणा किया कि कोई भी देश में, किसी भी नागरिक में, देश में किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर छुआछूत नहीं करेगा, है ना, और भेदभाव नहीं करेगा। ये ऐसा संविधान में कहा गया। लेकिन प्रायोगिक तौर पर संविधान बनने के बाद भी ये सब चीज़ें जारी रहे क्योंकि हमारे देश में जाति प्रथा है, और जाति के आधार पर लोगों के साथ छुआछूत, जैसे बहुत सारे जातियां होती हैं उसके साथ छुआछूत का व्यवहार आते करे, उसे नहीं छुओ, थोड़ा सा हट के रोने तो गंगा जल छीट लो, इस तरह की जो परंपरा है वो जारी रही। और इसी परंपरा को ख़त्म करने के लिए, चूँकि संविधान में ये अधिकार पहले से दे दिया गया था, तो ख़त्म करने के लिए बहुत सारे दलित समुदाय के जो लोग थे, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग थे, जो दिल्ली के जुगियों में या बहुत सारे शहरों के जुगियों में रह कर के पढ़ाई किए थे मेहनत से, तो वो जब पढ़े और संविधान के बारे में उनको जानकारी मिली, तो उनको लगा कि अरे ये तो मेरा अधिकार है, ये तो बहुत सारा हमारा शोषण हो रहा है। मतलब जो काम कोई नहीं करता था वो दलितों के हिस्से में आ जाता था, या दलित अगर कहीं अच्छा कपड़ा वगैरह पहन ले तो भी दूसरे जाति के लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को दिक्कत हो जाया करती थी। मतलब उसको प्रताड़ित किया जाता था कि ऊंचे कपड़े पहनने का अधिकार सिर्फ हमको है, तुम क्यों पहन लिए। तो इस तरह से तो जब कुछ शिक्षित दलित जो थे, तो ये इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया इसके लिए। उनको जब पता चला कि संविधान में तो हमारा अधिकार है ये चीज़, है ना, समानता का, तो उन्होंने मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र, मुंबई नहीं मतलब कि महाराष्ट्र है, राज्य महाराष्ट्र में सन 1971 में एक संगठन बनाया, और उस संगठन का ही नाम था दलित पैंथर्स। अब आप जान लीजिए कि ये संगठन क्या काम कर रहे थे। इस संगठन का शुरुआती जो उद्देश्य था, ये था कि दलितों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। मतलब जहाँ कहीं भी दलित होता था, दलितों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। तो जहाँ भी दलितों के साथ शोषण होता था, तो वहाँ ये जो दलित पैंथर्स नामक संगठन थे, जो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन थे, राजनीति के किसी भी दल से इनका कोई हिस्सेदारी नहीं था और न ही ये चुनाव लड़ते थे, तो वहाँ ये उनके लिए आवाज़ उठाते थे सरकारों के खिलाफ, है ना। तो एक नेशनल रिपब्लिकन पार्टी थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हालांकि उस सपोर्ट करने के बावजूद भी ये पार्टियां चुनाव जीतकर नहीं आ पा रही थी। तो इनको लगा कि ये राजनीतिक पार्टी से नहीं हो पाएगा, हम लोगों को खुद के आधार पर जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, और इन्होंने इस तरह से जन आंदोलन लंबे समय तक चलाया। और इसी का परिणाम हुआ कि 1989 में क्या हुआ, एक बना SC/ST एक्ट, जिसको हम लोग आज कहते हैं SC/ST एक्ट। ये बराबर चर्चा में रहता है। तो SC/ST एक्ट बराबर चर्चा में रहता है। तो इसके तहत क्या हुआ कि ये एक प्रावधान कर दिया गया, कानूनी प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी दलित या दलित समुदाय के जो जाति के लोग हैं, उनको कोई भी इस तरह से शोषण करता है तो उसके लिए कठोर प्रावधान कर दिया गया। यहाँ तक कि उसमें अगर आपको एक बार आपके ऊपर में दलित शोषण का इल्ज़ाम लग जाएगा
तो उसमें बेल नहीं होता। बेल का मतलब है कि जब आप पर केस हो जाएगा तो आप जो है कोर्ट में अर्जी दे करके छूट नहीं सकते हैं तत्काल कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा, जेल में रह कर ही खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो ये एक्ट बने 1989 में, और उसके बाद जो है ये जो है दलित पैंथर्स नामक संगठन का ही जो है के मेहनत का ही फल था, है ना। इसके बाद कुछ हद तक मामला सुलझा इस तरह के अत्याचारों से, लेकिन फिर भी ये दलित पैंथर्स ख़त्म नहीं हुआ। दलित पैंथर्स चलते रहे, उसके उद्देश्य बदल गए। इसका उद्देश्य बदल गया कि दलितों के शोषण के विरुद्ध पहले ये आवाज़ उठाते थे। उसके बाद ये क्या किया, भूमिहीन लोगों को के जो शोषण होता था, क्योंकि नहीं ज़रूरी नहीं है कि दलितों के खिलाफ ही शोषण होगा। भूमिहीन जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए भी उसका भी शोषण होता था। शहर में जो मजदूर वर्ग होते थे उसका भी शोषण होता था। मजदूरी करा के लोग पैसे नहीं देते थे, तो उनके लिए ये आवाज़ उठाने लगे। और गरीब किसान जो होते थे उनका जब शोषण होता था तो उनके लिए ये आवाज़ उठाने लगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी क्या होता है, लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है, और इसके लोकतंत्र में सरकार पर दबाव बनाने का काम करता है। और इसी दबाव के कारण लोकतंत्र यानी कि लोगों का सिस्टम जिंदा रहता है, यानी कि लोकतंत्र जिंदा रहता है, लोग जिंदा रहते हैं, लोगों की भावनाएं जिंदा रहती है, और लोकतंत्र सफल कहीं न कहीं विकास कर रहा होता है। तो जितनी तरह से लोग अपनी मांग को सरकार के सामने उठा पाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। आज की कक्षा यहीं पर रहने देते हैं। अगले दिन जब भी हम मिलेंगे पार्ट 3 में, अभी पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3 में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसी तरह के और गैर स्वतंत्र राजनीतिक संगठन और आंदोलन की, जिसमें हम लोग ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सूचना के अधिकार आंदोलन की बात करेंगे। तो अभी लंबी फहरिस्त है हम लोगों के पास आंदोलन का जो इम्पोर्टेंट हुआ था। वैसे तो आंदोलन देखेंगे तो हर महीने होता रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जिसने संविधान में कुछ न कुछ परिवर्तन लाया है, जिस आंदोलन में सरकार झुकी है, ऐसे ऐसे आंदोलन, प्रमुख आंदोलनों को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। फिलहाल आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, लाल रंग से आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, और बगल में घंटी होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।